अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद उस्मान राना और मैं आपसे मुखातिब हूँ बर्मिंघम से। पाकिस्तान की मईशत के ताज़ा तरीन अदाद शुमार सामने आए हैं और मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद हमें अगले मौशी बहरान की तरफ ले जा रही है। अगर आप देखें तो जून के सिर्फ एक महीने में पाकिस्तान ने तकरीबन 2.2 अरब डॉलर की चीज़ें दुनिया को बेची, लेकिन तकरीबन 6.8 अरब डॉलर की चीज़ें खरीद ली। यानी सिर्फ एक महीने में 4.5 अरब डॉलर का तिजारती खसारा। लेकिन मेरे लिए इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि एक ही महीने में हमारी बरामदात तकरीबन 17% कम हुई और दरामदात 24% बढ़ गई। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक महीने का ख़राब डाटा है तो ज़रा पूरा साल देख लीजिए। पूरे माली साल में पाकिस्तान की बरामदात कम होकर तकरीबन 30 अरब डॉलर रह गई, दरामदात बढ़कर तकरीबन 70 अरब डॉलर तक पहुंच गई और तिजारती खसारा तकरीबन 39.5 अरब डॉलर हो गया। अब असल सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा क्यों बढ़ रहा है, असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान दोबारा उसी रास्ते पर चल रहा है जो हर चंद साल बाद हमें IMF के दरवाजे पर ले जाता है। आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि बरामदात बढ़ाएं, दरामदात कम करें, टैक्स नेट वसी करें, IT को फ़रोग़ दें। ये बातें अब आप पिछले 20 साल से सुन रहे हैं। मेरा सवाल मुख्तलिफ है। अगर मुल्क का कर्जा इसकी मईशत की तकरीबन 3/4 के बराबर हो, हुकूमत की आमदनी का बड़ा हिस्सा कर्ज और सूद के बोझ में जा रहा हो, बरामदात गिर रही हो, दरामदात बढ़ रही हो और मईशत को चलाने के लिए बार बार बैरूनी डॉलर दरकार हो, तो मौशियात और फाइनेंस के असूलों के मुताबिक ऐसी मईशत को फ़ौरन क्या करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब 5-10 साल का वक्त नहीं है। मौजूदा हुकूमत को अगर आप देखें तो इक़्तिदार में आए हुए तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि पहले इस्तेहकाम आएगा, फिर 2 साल बाद इस्लाहात होंगे, फिर बरामदात बढ़ेंगी और फिर कर्ज कम होंगे। डेट हैवी इकॉनमी में ये लग्जरी मौजूद नहीं होती। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का असल मसला ट्रेड डेफिसिट नहीं बल्कि ग्रोथ का गलत मॉडल है। हम उसे ग्रोथ समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये कई मरतबा डेट ट्रैप ग्रोथ बन जाती है। पाकिस्तान की मईशत जैसे ही बेहतर होना शुरू होती है, दरामदात बढ़ती हैं, दरामदात बढ़ती हैं तो डॉलर की तलब बढ़ती है, डॉलर की तलब बढ़ती है तो साथ ही साथ रुपये पर दबाव आ जाता है, रुपया कमज़ोर होता है तो महंगाई वापस आ जाती है, महंगाई बढ़ती है तो साथ ही साथ शरह सूद ज़्यादा अरसे तक बुलंद रखनी पड़ती है। बुलंद शरह सूद हुकूमत का डेट सर्विसिंग बिल बढ़ाता है और उससे साथ साथ फिर हुकूमत के पास तरक्की, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और सनत के लिए पैसा कम रह जाता है और फिर हम मज़ीद कर्ज लेते हैं। यानी जिस ग्रोथ पर हम खुश हो रहे होते हैं, अगर वो डॉलर्स पैदा करने के बजाय डॉलर्स कंज्यूम कर रही हो तो वही ग्रोथ अगले बहरान का बीज बो रही होती है। यहाँ पाकिस्तान के लिए सबसे अहम मौशी असूल समझने की ज़रूरत है। एक हैविली इंडेटेड मुल्क को GDP ग्रोथ को अपना पहला टारगेट नहीं बनाना चाहिए। उसे पहले ये देखना चाहिए कि ग्रोथ की क्वालिटी क्या है। मैं उसे एक बहुत सादा टेस्ट कहूँगा। हर बड़ी मौशी पॉलिसी, हर बड़ा सरकारी मंसूबा और हर बड़ी रियायत से पहले सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या ये अगले 2 से 3 साल में पाकिस्तान के लिए डॉलर कमाएगी, डॉलर बचाएगी या सिर्फ मज़ीद डॉलर खर्च करवाएगी। अगर मंसूबा कर्ज लेकर बनाया जा रहा है और वो मुस्तकबिल में ना बरामदात बढ़ाता है, ना प्रोडक्टिविटी, ना टैक्स रेवेन्यू, ना फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, तो वो डेवलपमेंट नहीं है, वो बल्कि मुस्तकबिल के टैक्स पेयर पर एक और लाइबिलिटी है। फाइनेंस में एक बुनियादी असूल है, कर्ज खुद मसला नहीं होता, कर्ज के मुकाबले में पैदा होने वाला कैश फ्लो अहम होता है। अगर एक कंपनी 100 मिलियन का कर्ज लेकर वापस ऐसी फैक्ट्री बनाती है जो अगले 10 साल तक इनकम जनरेट करेगी तो वो कर्ज प्रोडक्टिव हो सकता है। लेकिन वही कंपनी कर्ज लेकर अपने रोज़मर्रा के अखराजात चलाती रहे, पुराने कर्ज की किस्तें अदा करती रहे और अपने जो शेयर होल्डर्स को ये बताती रहे कि हालात अब स्टेबल हैं, तो कोई भी फाइनेंशियल एनालिस्ट आपको बता देगा कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी हमें यही सवाल पूछना होगा, जो कर्ज ले रहे हैं उससे फ्यूचर डॉलर कैश फ्लो कहाँ पैदा हो रहा है। और यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत के पास अब वक्त बहुत महदूद है। अब तकरीबन 2.5 साल गुजर चुके हैं। स्टेबलाइजेशन ज़रूरी थी, IMF का प्रोग्राम भी ज़रूरी था, साथ ही साथ अगर आप देखें तो रिजर्व्स को बेहतर करना भी ज़रूरी था, इन्फ्लेशन को नीचे लाना भी ज़रूरी था, लेकिन
स्टेबलाइजेशन मंजिल नहीं होती। अगर आप कहें कि स्टेबलाइजेशन सिर्फ आपको मंजिल देगी, नहीं, वो आपको वक्त खरीद कर देती है। और अगर खरीदा हुआ वक्त स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के बगैर गुजर जाएगा तो अगला क्राइसिस सिर्फ पोस्टपोन होता है, ख़त्म नहीं होता। अब हुकूमत के पास ये कहने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं कि रिफॉर्म्स अगले साल शुरू होंगे। अगले 12 से 18 महीने फैसला करेंगे कि पाकिस्तान वाकई अपना जो इकनॉमिक मॉडल है वो बदलता है या सिर्फ एक और IMF सपोर्टेड ब्रीदिंग स्पेस इस्तेमाल करके दोबारा उसी पुराने रास्ते पर आ जाता है। तो फौरी तौर पर क्या होना चाहिए? पाकिस्तान को सबसे पहले अपने जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है और इंसेंटिव्स हैं उनको एक फॉरेन एक्सचेंज टेस्ट से गुजारना चाहिए, और जो हर सेक्टर को सब्सिडी देना है वो बंद करें, हर इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना बंद करें, हर प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक कहना बंद करें। जिस सेक्टर को सस्ती बिजली, चीप क्रेडिट या आप टैक्स कंसेशन दे भी रहे हैं तो गवर्नमेंट्स की जो सपोर्ट उनको मिल रही है उससे मेजरेबल रिटर्न मांगें। आपने कितने डॉलर्स कमाए, कितनी नई एक्सपोर्ट्स पैदा की, कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। अगर रियासत एक सेक्टर पर अरबों रुपया खर्च कर रही है और वो सेक्टर 5 साल बाद भी प्रोटेक्शन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता तो नेशनल चैंपियन नहीं है वो सेक्टर, वो बल्कि फिस्कल लाइबिलिटी बन जाता है। दूसरा फौरी इकदाम इंपोर्ट्स को सिर्फ कम करना नहीं बल्कि उन्हें क्लासिफाई करना है। ये कहना कि तमाम इंपोर्ट्स बुरी हैं मुआशी तौर पर गलत है। अगर पाकिस्तान टेक्नोलॉजी, मशीनरी या फिर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है तो कल 2 गुना वैल्यू की एक्सपोर्ट भी पैदा करता है उसी रॉ मटेरियल से, तो वो इंपोर्ट मसला नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट है। असल मसला वो इंपोर्ट है जो डॉलर कंज्यूम करती है मगर फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी पैदा नहीं करती। इसलिए पाकिस्तान को इंपोर्ट बैन्स की नहीं बल्कि इंपोर्ट प्रोडक्टिविटी की पॉलिसी चाहिए। हर डॉलर जो मुल्क से बाहर जा रहा है, सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये डॉलर वापस $2 बनकर आएगा? अगर नहीं तो एक डेट हैवी इकॉनमी को सोचना होगा कि क्या वो वाकई इस इंपोर्ट के मुतहम्मिल हो सकती है। तीसरा और शायद सबसे मुश्किल काम, हुकूमत को अपने कर्ज के बोझ को सिर्फ बजट डेफिसिट के मसले के तौर पर देखना बंद करना होगा। अगर कर्ज मईशत के तकरीबन 3/4 के बराबर हो और इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स फिस्कल स्पेस को मुसलसल खा रही हूँ तो सिर्फ नए टैक्सेस लगाकर मसला हल नहीं होगा। एक स्टेज के बाद ज़्यादा टैक्स एक कमज़ोर फॉर्मल सेक्टर को मज़ीद कमज़ोर भी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा एक्टिव डेट मैनेजमेंट चाहिए। महंगे कर्ज को सस्ते कर्ज से रिप्लेस करना होगा, मैच्योरिटीज़ को एक्सटेंड करना होगा। साथ ही साथ अगर आप देखें डोमेस्टिक डेट की जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना होगा और हर नए कर्ज को प्रोडक्टिव रिटर्न के साथ लिंक करना होगा। डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है कि हमेशा डिफ़ॉल्ट नहीं होता। अच्छी कंपनीज जो होती हैं वो अपने कर्ज को रीफाइनेंस और रीप्रोफाइल करती हैं। तो असल सवाल ये है कि आपका कर्ज फ्यूचर ग्रोथ को फाइनेंस कर रहा है या फ्यूचर ग्रोथ को खा रहा है। चौथा, हुकूमत को एक बहुत अनकंफर्टेबल फैसला करना होगा। पाकिस्तान हर चीज़ को एक साथ प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जिस तरह लॉस मेकिंग स्टेट एंटिटीज़ हैं उनको अनटारगेटेड सब्सिडीज़, पॉलिटिकल प्रोटेक्टेड सेक्टर्स और इनएफिशिएंट एक्सपेंडिचर को हमेशा के लिए फाइनेंस नहीं किया जा सकता। जब एक हैवीली इंडेटेड इकोनॉमी हो तो इकोनॉमिक्स का रूल है कि स्कार्स कैपिटल को वहाँ लगाएं जहां रिटर्न सबसे ज़्यादा हो। लेकिन पाकिस्तान में कई मरतबा हम इससे उलट करते हैं। हम बैड एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और प्रोडक्टिव एसेट्स को कैपिटल नहीं देते। हम नुकसान करने वाली स्ट्रक्चर्स को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं और एक्सपोर्ट करने वाले नई फर्म्स जो होती हैं उनको पॉलिसी अनसर्टेनिटी, महंगी एनर्जी और महंगे फाइनेंस के हवाले कर देते हैं। तो ये मॉडल बदलना होगा और यहाँ सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि अगर अगले 12 से 18 महीने भी सिर्फ स्टेबिलिटी सेलिब्रेट करने में गुजर गए तो जैसे ही ग्रोथ थोड़ी तेज़ होगी इंपोर्ट्स मज़ीद बढ़ सकती हैं। अगर एक्सपोर्ट्स साथ ना बढ़ी तो डॉलर डिमांड बढ़ेगी और फिर रुपये पर प्रेशर आएगा, फिर इन्फ्लेशन का ख़तरा दोबारा से बढ़ेगा और फिर इंटरेस्ट रेट्स पर प्रेशर आएगा, फिर जो साथ डेट सर्विसिंग का बोझ है वो दोबारा से आएगा और हम दोबारा उसी साइकिल में दाखिल हो सकते हैं। यही वजह है कि मैं 4.5 अरब डॉलर के एक महीने के ट्रेड डेफिसिट को सिर्फ नंबर नहीं समझता बल्कि ये एक वार्निंग सिग्नल है। एक क्राइसिस आज नहीं है लेकिन क्राइसिस का मैकेनिज़्म हमें पहले से मालूम है क्योंकि हम इसे कई मरतबा देख चुके हैं। पाकिस्तान के पास अब चॉइस बहुत क्लियर है, या हम ग्रोथ के हर फीसद पर खुश होते रहें या पूछना शुरू करें कि ये ग्रोथ किस किस्म की है। क्या ये ग्रोथ डॉलर्स कमा रही है, क्या डॉलर्स खा रही है, क्या ये ग्रोथ कर्ज
कम करके या मज़ीद कर्ज पैदा करेगी? क्या ये ग्रोथ फ्यूचर टैक्स रेवेन्यू बनाएगी या सिर्फ आज की कंजम्पशन बढ़ाएगी? क्योंकि 74% के करीब डेट वाली इकॉनमी में हर ग्रोथ अच्छी ग्रोथ नहीं होती। बाज़ औक़ात 5% की गलत और 3% की डिसिप्लिन ग्रोथ से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। जुदा हुकूमत के पास अब एक मुकम्मल 5 साला हनीमून पीरियड नहीं बचा, खासा वक्त गुजर चुका है। अब अगले 12 से 18 महीने में डिफ़िकल्ट चॉइसेस करना होंगी, क्योंकि अगर रिफॉर्म्स को फिर अगली हुकूमत, अगले बजट या अगले IMF प्रोग्राम तक पोस्टपोन किया गया तो शायद हम एक बार फिर वहीं खड़े होंगे जहां पहले कई मरतबा खड़े हो चुके हैं। रिजर्व्स पर दबाव, रुपये पर दबाव, महंगाई, बुलंद शरह सूद और साथ ही साथ एक और नया IMF का इमरजेंसी प्रोग्राम। इसलिए पाकिस्तान का असल मौशी सवाल ये नहीं कि GDP इस साल 3% से बढ़ेगी या 4% से। असल सवाल ये है कि क्या हमने ऐसा इकनॉमिक इंजन बनाया है जो कर्ज के बगैर चल सकेगा, क्योंकि हर रिकवरी को चलाने के लिए नए डॉलर्स उधार लेने पड़े तो वो रिकवरी नहीं, अगले क्राइसिस की फाइनेंसिंग हो। और शायद पाकिस्तान के लिए अब सबसे सख्त मगर ज़रूरी हकीकत यही है, हमारे पास आइडियाज़ की कमी नहीं है, हमारे पास वक्त की कमी है। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने